नमस्कार, स्वागत है डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। नेपाल में फ्लैश फ्लड से भारी तबाही, 95 की मौत, 105 भारतीय समेत 384 पर्यटक लापता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से की बात, कहा हर संभव मदद के लिए तैयार है भारत। भारत द्वारा भेजी गई 10 टन राहत सामग्री और दवाएं नेपाल पहुंची। नेपाल में भारी तबाही के बाद उत्तर प्रदेश, बिहार सहित कई जिलों में बढ़ी सतर्कता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बात कर सीमावर्ती इलाकों की तैयारियों की समीक्षा की। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें तैनात। एनडीए शासित राज्यों में रक्षाबंधन से पहले मातृशक्ति को सौगात। योगी सरकार की ओर से माताओं बहनों को निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा। दिल्ली में लक्ष्मी योजना के तहत जारी किए गए स्वीकृति पत्र। सम्राट चौधरी ने बिहार में महिला स्टार्टअप के लिए 2 लाख की वित्तीय सहायता की घोषणा की। महिला सम्मान और सशक्तिकरण को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमलावर बीजेपी। कहा कांग्रेस के लिए महिला सशक्तिकरण केवल एक चुनावी जुमला। कांग्रेस शासित राज्यों की कैबिनेट में महिलाओं की हिस्सेदारी पर उठाए सवाल। कोलंबो टेस्ट में श्रीलंका पर गहराया हार का संकट। फॉलो ऑन खेलते हुए दूसरी पारी में 229 रन पर गंवाए 6 विकेट, हासिल की 16 रन की मामूली बढ़त। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। नेपाल में आई भारी बारिश की वजह से आई बाढ़ से ने तबाही मचा दी है। नदियां उफान पर हैं और कई जगह जान माल से भारी नुकसान हुआ है। रसुआ जिले में भोटेकोशी नदी में आई अचानक फ्लैश फ्लड ने भारी तबाही मचाई है। अब तक इस फ्लैश फ्लड में 95 लोगों की मौत की खबर है। नेपाल टूरिज्म बोर्ड के मुताबिक 105 भारतीयों समेत कुल 384 पर्यटक और यात्री प्रभावित इलाके से लापता बताए जा रहे हैं। सर्च ऑपरेशन के लिए 14 हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने पर्यटकों और प्रभावित लोगों के लिए आपातकालीन नंबर जारी किए हैं। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने लोगों से टोल फ्री नंबर 1234 और हेल्पलाइन नंबर 1144 पर संपर्क करने की अपील की है। इसके अलावा टूरिस्ट पुलिस नंबर 9851289445 जारी किया गया है। पर्यटकों से शांत रहने, आधिकारिक निर्देशों का पालन करने और स्थानीय प्रशासन से संपर्क बनाए रखने की अपील की गई है। वहीं नेपाल में रसुआ जिले में 20 मेगावाट के लांगटांग खोला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से जुड़े 60 लोग संपर्क से बाहर बताए जा रहे हैं। भोटेकोशी नदी में बाढ़ आने के बाद टनल में अंदर काम कर रहे 35 लोग और इंजीनियर, ड्राइवर और रसोइये समेत कुल 60 लोग लापता हैं। नेपाल में गंडक नदी के ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में फ्लैश फ्लड की स्थिति को देखते हुए उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में संभावित खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आपात बैठक की। मुख्यमंत्री ने बिहार से संबंधित जिलों में विशेष सतर्कता बरतने और सभी आवश्यक तैयारियां पूरी रखने का निर्देश दिया है। गंडक नदी से जुड़े पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली सहित अन्य संवेदनशील जिलों में प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पूरी तरह अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया है। जल संसाधन विभाग की ओर से गंडक बैराज के सभी गेट और उससे जुड़े नहरों में पानी प्रवाहित करने के निर्देश दिए गए हैं। संभावित स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के अतिरिक्त संसाधनों की तैनाती सुनिश्चित की जा रही है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी तरह की घबराहट या पैनिक की आवश्यकता नहीं है। प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से बात कर राज्य की स्थिति और संभावित खतरे की जानकारी दी। बिहार में निगरानी के लिए हाई लेवल टीम गठित की गई है। मुख्य सचिव और डीजीपी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अलर्ट मोड पर हैं।
भारत नेपाल सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में सतर्कता बरती जा रही है। नेपाल में बाढ़ के बाद महाराजगंज में गंडक नदी के किनारे बसे गांवों को अलर्ट कर दिया गया है। प्रशासन ने निचलौल तहसील के सोहगी बरवा क्षेत्र में पुलिस और आपदा प्रबंधन टीमों के जरिए मुनादी कराकर ग्रामीण लोगों को सावधान रहने के अपील की है। ग्रामीणों से नदी के पास न जाने, ज़रूरी सामान सुरक्षित रखने और पशुओं के चारे की व्यवस्था पहले से करने की अपील की गई है। पुलिस, राजस्व विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग और अन्य टीमें नदी के जलस्तर और तटीय इलाकों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। चूंकि ये भट्टीकोशी नदी त्रिशूली नदी तंत्र का एक ट्रिब्यूटरीज है, तो जो हमारी नारायणी नदी है, गंडक नदी है, उसकी एक सहायक नदी है। तो ऐसे में संभावना पूरी है कि वहाँ से पानी हमारे महाराजगंज जनपद में जो हमारी ग्राम पंचायतें हैं, सोगी वरवा समेत 3 ग्राम पंचायतें, वहाँ पे पानी आ सकता है। तो ऐसे में पूरा जैसे ही हमें सूचना प्राप्त हुई, तुरंत हमारी एसडीआरएफ और पीएसी की टीम हमने सक्रिय कर दी है, गांव में पहुंच गई है। गांव ग्रामीणों को इसकी सूचना दे दी गई है। लगातार निगरानी की जा रही है। देवघाट और वाल्मीकि बैराज का जलस्तर है, उसको मॉनिटर कर रहे हैं, ताकि जैसे ही जलस्तर में कुछ बढ़ोतरी होती है तो हमारा जो तुरंत जो राहत क्रियाकलाप है उसको क्रियान्वित किया जा सके। कुशीनगर से होकर बहने वाली नारायणी नदी के जलस्तर में भारी वृद्धि की आशंका जताई जा रही है। नदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका के चलते तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। नारायणी नदी के किनारे बसे गांवों में ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। नेपाल तिब्बत बॉर्डर पे जो है एक ग्लेशियर लेक के फटने से जो है कुछ पानी का बहाव तेज हुआ है, और पानी के बहाव तेज होने की वजह से ये संभावना व्यक्त की गई थी कि अगले कुछ घंटे 15 घंटों के बाद में कुछ पानी जो है, एक्स्ट्रा पानी हमारे जनपद में नदी में आ सकता है। तो नारायणी नदी और वहाँ पे त्रिशूली नदी जो है वो इसके लिए प्रभावित हुई है। तो अभी जो हमको जानकारी मिल रही है कि अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। मैं सभी गाँववासी, जनपदवासियों को यही कहना चाहूँगा कि किसी को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चूँकि कोई भी चीज़ अगर होती है तो उसकी तैयारी अच्छे से करने के लिए हम लोग, हमारा दायित्व है। उसी क्रम में हमारी टीम आज हम लोगों ने हर जगह मोबिलाइज की है। गांव-गांव जाके हम लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। नेपाल में फ्लैश फ्लड के बाद भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और राहत के लिए भारत सरकार ने मोर्चा संभाल लिया है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास नेपाल सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है, ताकि बाढ़ से प्रभावित भारतीयों को जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जा सके और राहत सुनिश्चित की जा सके। भारतीय दूतावास के मुताबिक रेस्क्यू और राहत अभियान लगातार मजबूत किए जा रहे हैं और नेपाल सरकार के साथ करीबी समन्वय में अभियान चलाए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेपाल में बाढ़ से हुई तबाही पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, अचानक आई बाढ़ से हुई तबाही पर मैं नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और नेपाल की जनता के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती हूँ। इस मुश्किल घड़ी में हम नेपाल के साथ एकजुटता व्यक्त करते हैं। भारत इस आपदा से प्रभावित लोगों के लिए नेपाल सरकार के साथ राहत एवं बचाव कार्य में मदद करने के लिए तैयार है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नेपाल में अचानक आई बाढ़ में हुई जान माल के नुकसान पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से बातचीत की और नेपाल में बाढ़ से हुई जान माल की हानि पर शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा, प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से बात की और नेपाल में आई बाढ़ में जान गंवाने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त की। इस मुश्किल समय में भारत के लोग नेपाल में अपने भाइयों और बहनों के साथ एकजुटता से खड़े हैं। भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। हमारी टीमें बचाव एवं राहत कार्य के लिए मिलकर काम कर रही हैं। नेपाल में आई अचानक फ्लैश फ्लड के बाद केंद्र सरकार हालात पर करीबी नजर बनाए हुए है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बिहार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बातचीत कर सीमावर्ती इलाकों की तैयारियों की समीक्षा की। गृहमंत्री ने नेपाल में बाढ़ से हुई जनहानि पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि भारत इस मुश्किल घड़ी में नेपाल के साथ खड़ा है। गृह मंत्रालय के मुताबिक नेपाल के त्रिशूली नदी क्षेत्र में भारत नेपाल सीमा से करीब 160 किलोमीटर दूर नेपाल चीन सीमा के पास संदिग्ध ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी
GLOF या फ्लैश फ्लड की गतिविधि के बाद नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। केंद्रीय जल आयोग की सलाह के आधार पर आशंका जताई जा रही है कि बाढ़ का असर नीचे की ओर गंडक नदी के रास्ते भारत तक पहुंच सकता है। इसी आशंका को देखते हुए बिहार और उत्तर प्रदेश के गंडक नदी से सटे सीमावर्ती इलाकों में प्रशासन को सतर्क कर दिया गया है। स्थानीय प्रशासन, राहत एवं बचाव दलों के साथ राष्ट्रीय आपदा मोचन बल वाली NDRF को हाई अलर्ट पर रखा गया है। दोनों राज्यों की सरकारों ने ज़रूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और अन्य आवश्यक सहायता के लिए तैयारियां कर ली हैं। गृह मंत्रालय के अधिकारी, विदेश मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के अधिकारी मिलकर स्थिति पर करीबी नज़र बनाए हुए हैं। गृह मंत्रालय के अनुसार केंद्रीय जल आयोग की ताज़ा जानकारी में नेपाल की ओर से जलाशयों का जलस्तर घट रहा है और फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि अभी किसी तरह की अफरा तफरी जैसी स्थिति नहीं है। उधर नेपाल में कुछ भारतीय पर्यटकों के लापता होने की खबरों के बीच काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने प्रभावित भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। ज़रूरतमंद लोग +977 985 131 6807 और +977 जो कि नेपाल का कोड है 970 910 7500 पर संपर्क कर सकते हैं। यानी नेपाल में आई फ्लैश फ्लड के बाद केंद्र सरकार ने एक तरफ नेपाल को हर संभव सहायता का हाथ बढ़ाया है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार और उत्तर प्रदेश के संभावित प्रभावित इलाकों में बचाव तैयारियों को पूरी तरह अलर्ट मोड पर रखा गया है। और इसी से जुड़ी हम अगली खबर बताते हैं। नेपाल में फ्लैश फ्लड के बाद गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए बिहार और उत्तर प्रदेश में NDRF को अलर्ट पर रखा गया है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार नेपाल चीन सीमा के पास संभावित ग्लोफ के कारण त्रिशूली नदी में अचानक जलस्तर बढ़ गया। बिहार में पश्चिम चंपारण और मुजफ्फरपुर में 2 अतिरिक्त NDRF की टीमें भेजी गई हैं, जबकि यूपी के कुशीनगर में 1 टीम तैनात की गई है। दोनों राज्यों में स्थिति पर लगातार नज़र रखी जा रही है। बिहार और उत्तर प्रदेश सरकारों के साथ NDRF और केंद्रीय जल आयोग लगातार हालात पर नज़र बनाए हुए हैं। इसके अलावा अतिरिक्त टीमें किसी भी आपात स्थिति के लिए स्टैंड बाय पर हैं। और नेपाल में फ्लैश फ्लड के बाद गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए बिहार और उत्तर प्रदेश में प्रशासन और NDRF को अलर्ट पर रखा गया है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार नेपाल चीन सीमा के पास संभावित ग्लोफ के कारण त्रिशूली नदी में अचानक जलस्तर बढ़ गया। बिहार और पश्चिम चंपारण में मुजफ्फरपुर में 2 अतिरिक्त NDRF की टीमें भेजी गई हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 1 टीम तैनात की गई है। राज्यों में स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और बिहार और उत्तर प्रदेश की सरकारों के साथ NDRF और केंद्रीय जल आयोग लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। अतिरिक्त टीमें किसी भी आपात स्थिति के लिए स्टैंड बाय पर है। सेंट्रल वाटर कमीशन ने भी एडवाइजरी जारी किया था और उन्होंने ये एडवाइजरी किया कि ये इसको गंडक रिवर को स्ट्राइक करेगा और सुबह से ही MHA भी क्लोजली मॉनिटर कर रहा है सिचुएशन को। स्टेट गवर्नमेंट्स भी मॉनिटर कर रही हैं और हम भी NDRF की चूँकि ऑलरेडी कुछ टीम्स ग्राउंड पे थी, वेस्ट चंपारण और मुजफ्फरपुर में ज़रूरत है तो फिर वहाँ पे 2 NDRF टीम भेज दी गई और हमारी एडिशनल टीम्स भी तैयारी तौर पर हैं, स्टैंड बाई में हैं। अगर जैसी जैसी स्थिति उत्पन्न होगी उस हिसाब से हमारा एडिशनल डिप्लॉयमेंट भी हो जाएगा। फ्लड का सीज़न है, मानसून का, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 110 टीमें ऑलरेडी प्री पोजिशनिंग में रहती है जो हमारी लोकेशंस के अलावा रहती हैं, जिससे कि हम कम से कम समय पर रिस्पॉन्ड कर सकें। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बीच भारत ने राहत एवं बचाव प्रयासों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया कि भारत ने नेपाल के लिए 10 टन मानवीय सहायता और ज़रूरी दवाइयां भेजी हैं जो नेपाल पहुंच चुकी हैं। भारत की ओर से भेजी गई ये सहायता नेपाल के बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद और राहत प्रयासों को मजबूती देने के लिए उपयोग में आएंगे। विदेश मंत्री ने बाढ़ में जान गंवाने वालों लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई है और प्रभावित लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की है।
डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में भारत नेपाल के साथ खड़ा है। भारत ने नेपाल में भूस्खलन और बाढ़ के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है और नेपाल ने स्वागत करते हुए कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपके फ़ोन कॉल और गहरी संवेदनाओं के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस कठिन समय में नेपाल के प्रति आपके एकजुटता और गर्मजोशी भरे शब्दों और सहायता के उदार प्रस्ताव की गहराई से सराहना करते हैं। एकजुटता का ये भाव हमारे दोनों देशों के बीच दोस्ती के अटूट बंधनों को दर्शाता है, जिसे हम बेहद महत्व देते हैं। नेपाल में हाल ही में आए विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन के बाद नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री विमलेन्द्र निधि ने भारत की मदद की सराहना की है। उन्होंने कहा कि 2015 के भूकंप के दौरान भी भारत ने सबसे पहले मदद का हाथ बढ़ाया था। विमलेन्द्र निधि ने कहा कि मेरा मानना है कि नेपाल सरकार को अपील करनी चाहिए कि हम किसी भी सहायता का निश्चित रूप से स्वागत करेंगे। फिलहाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नेपाल में बालेंद्र शाह से बात करी और उनसे अपनी सहायता की पेशकश की है। तो इस मुश्किल समय में भारत की मदद को आप किस नजरिए से देखते हैं और नेपाल को इस समय सबसे ज्यादा किस तरह की बिल्कुल भारत से जो हमारा संबंध है, विशेष रिश्ता है। पिछली बार के अर्थक्वेक में भी उस समय में सुशील कोइराला प्रधानमंत्री थे और उस समय में मैं यहाँ भौतिक पूर्वाधार मंत्री था। दरअसल में सुशील कोइराला विदेश यात्रा पर थे और नरेंद्र मोदी जी ने ही उनको खबर दी थी कि आपके देश में बहुत बड़ा भूचाल आया है, और उसके बाद में उन्होंने भेजा था भारत की ओर से उद्धार काम के लिए और राहत काम के लिए। मुझे लगता है कि नेपाल सरकार को ये अपील करना चाहिए और भारत सरकार को भी तत्काल ही नेपाल में उद्धार कार्य के लिए आगे आना चाहिए। ये हम लोग इसको स्वागत ही करेंगे, आना चाहिए मेरे विचार से। सर मेरी तरफ से इतने ही सवाल थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना इतना मूल्य समय हमें दिया और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी बात कही। थैंक यू सो मच। एंड अभी हम लोग खुद भी हम लोग पार्टी की तरफ से भी और समाज की तरफ से भी इस घटना पर नजर रखे हुए हैं। अभी भी पता टला नहीं है, तो सरकार भी यही बात कह रही है। हम सबको को नजर रख करके इसमें सरकार के तरफ से भी, समाज के तरफ से भी और पड़ोसियों की तरफ से भी इस आपत्ति घड़ी में मानवीय उद्धार का काम और सहयोग राहत का काम हो ये हम लोग आशा करते हैं, अपेक्षा करते हैं। तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में हालिया फ्लैश फ्लड के बाद भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी की है। दूतावास के मुताबिक बाढ़ प्रभावित इलाकों के आसपास फंसे भारतीय नागरिक जरूरत पड़ने पर स्थानीय चीनी अधिकारियों या और भारतीय दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए 3 संपर्क माध्यम दिए गए हैं। स्थानीय चीनी अधिकारियों का नंबर है 086-139-8999-0012। वहीं बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास से का नंबर है 00861484905। इस नंबर पर व्हाट्सएप सुविधा भी उपलब्ध है, इसके जरिए संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के हेल्पलाइन नंबर हैं +9777 +977, यानी कि ये नेपाल का कोड है 977, नंबर है 9851316807 और 977 जो कि कंट्री कोड है, नेपाल का कोड है। इसके बाद नंबर है 9709107500। ये 2 नंबर नेपाल में जारी किए गए हैं और इन दोनों नंबरों पर भी व्हाट्सएप के जरिए संपर्क किया जा सकता है। भारतीय दूतावास ने बताया कि वो स्थानीय अधिकारियों के लगातार संपर्क में है ताकि प्रभावित भारतीय नागरिकों को सहायता पहुंचाई जा सके। साथ ही नागरिकों से स्थानीय प्रशासन की ओर से जारी सभी एडवाइजरी का पालन करने की अपील की गई है। और रक्षाबंधन से पहले उत्तर प्रदेश, दिल्ली और बिहार में महिलाओं और बहनों के लिए कई सुविधाएं और योजनाओं का ऐलान किया गया है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, दिल्ली में हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता और बिहार में रोजगार, स्टार्टअप, शिक्षा और मुफ्त बस यात्रा की घोषणाएं शामिल हैं।
उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशेष बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान लोकमाता अहिल्याबाई होलकर मातृशक्ति यात्रा योजना भी शुरू की गई। प्रदेश सरकार ने रक्षाबंधन तक 3 दिन के लिए महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा का ऐलान किया है। इस दौरान महिलाओं के साथ एक सहयात्री भी मुफ्त सफ़र कर सकेगा। रक्षाबंधन के बाद प्रदेश में 60 वर्ष से ज़्यादा उम्र की महिलाओं को रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा का लाभ मिलेगा। मैं सबसे पहले रक्षाबंधन के अवसर पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम और सिटी बस सेवा दोनों में हर बेटी, हर बहन और हर माता को 3 दिन के लिए निःशुल्क बस सेवा प्रारंभ करने के लिए और इस सुविधा के लिए प्रदेश भर की पूरी मातृशक्ति का अभिनंदन करते हुए उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। और 29 के बाद 60 वर्ष की कोई भी महिला जो उत्तर प्रदेश की वासी हो अपना वोटर आईडी कार्ड दिखा करके या आधार कार्ड दिखा करके इस यात्रा का लाभ ले सकती हैं। उनसे कोई भी किराया नहीं लिया जाएगा। ये 2 प्रकार की सेवाएं आज एक साथ प्रारंभ हो रही। बसों में फ्री सफर की योजना पूरे उत्तर प्रदेश में लागू होगी। योजना से महिलाओं के आवागमन में सुविधा होगी। गरीब और नौकरी पेशा महिलाओं के लिए ये योजना बेहद लाभकारी साबित होगी। उत्तर प्रदेश की रोडवेज बसों में आधार कार्ड या वोटर आईडी दिखाकर बुजुर्ग महिलाएं मुफ्त सफर कर सकेंगी। इस योजना पर सालाना 270 करोड़ रुपए राज्य सरकार की तरफ से खर्च होंगे। अनुमान के मुताबिक रोजाना करीब 88,000 महिलाओं को इस योजना से लाभ होगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उस दौर में महिला सुरक्षा के लिए न इंटीग्रेटेड हेल्पलाइन थी, न महिला बीट सिस्टम और न ही महिला हेल्प डेस्क। एक दौर था, उस समय ये हर बेटी, हर बहन और हर माता की जवान पर एक नारा गूंजता था कि देख सपाई बिटिया घबराई। यह नारा उस दौर के उस गवर्नेंस के मॉडल का नाम है जिसमें बेटी की सुरक्षा पे संकट था, जहां पे उनका कोई सम्मान नहीं रह गया था। और स्वावलंबन की बात ही कहां, जब सुरक्षा नहीं, सम्मान नहीं तो स्वावलंबन कहां से। न कोई इंटीग्रेटेड हेल्पलाइन थी, न कोई कमांड सेंटर था, न सीसीटीवी का नेटवर्क था, न महिला बीट सिस्टम था, न महिला हेल्प डेस्क। वही बात अगर बिहार की करें तो यहां भी सरकार ने रक्षाबंधन से पहले महिलाओं के लिए विशेष ऐलान किए हैं। सरकार ने महिलाओं को सीधे रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखते हुए योजनाओं का ऐलान किया है। महिलाओं को रोजगार शुरू करने के लिए वित्तीय मदद दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य 3 साल में 1 करोड़ महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का है। बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज योजना के तहत 50,000 से 2 लाख तक की वित्तीय सहायता सरकार की तरफ से दी जाएगी। स्कूल और कॉलेज में छात्राओं की सुरक्षा के लिए पुलिस दीदी की तैनाती की जाएगी। इस योजना के तहत पुलिसकर्मियों को 4,700 स्कूटी और बाइक भी दी जाएगी। इसके साथ ही रक्षाबंधन पर बिहार सरकार की तरफ से महिलाओं को रोडवेज में मुफ्त यात्रा का तोहफा भी दिया जाएगा। बिहार में बहनें बेटियां सुरक्षित रहे, शिक्षित हो, आत्मनिर्भर बने, यही नए बिहार और समृद्ध बिहार की पहचान बनेगी। 2700 स्कूटी पूरे बिहार में स्कूटर के तौर पर आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं और लगभग 2000 से अधिक मोटरसाइकिल भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसका मूल उद्देश्य है बिहार के लोगों की सुरक्षा करना। इसके साथ ही रक्षाबंधन पर बिहार सरकार की तरफ से महिलाओं को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा का तोहफा दिया गया है।
27 अगस्त की सुबह से महिलाएं बिहार में रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी और 28 अगस्त की रात 10 बजे तक महिलाओं के लिए सफ़र फ्री रहेगा। बिहार में पीएचडी करने वाली बेटियों को भी आर्थिक सहायता दी जाएगी। 1000 बेटियों को हर महीने 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। 4 साल में इस योजना पर सरकार प्रति बेटी 4,80,000 रुपये खर्च करेगी। सरकार का उद्देश्य बेटियों को हायर एजुकेशन और रिसर्च के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। बिहार सरकार एनीमिया से निपटने के लिए भी अभियान चलाएगी और इस अभियान का लाभ 1,20,00,000 महिलाओं को होगा। वहीं दिल्ली में भी भाजपा सरकार ने महिलाओं के लिए बड़ी योजनाओं की शुरुआत की है। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित समारोह में दिल्ली सरकार ने लक्ष्मी योजना की लाभार्थी महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में दिल्ली लक्ष्मी योजना की पात्र 4,000 महिलाओं को स्वीकृति पत्र बांटे गए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लाभार्थी महिलाओं को 2,500 रुपये की किश्त जारी की। 1 सितंबर से इन योजना की लाभार्थी महिलाओं के खाते में हर महीने 2,500 रुपये की वित्तीय मदद सीधे ट्रांसफर होनी शुरू होगी। ये दिल्ली लक्ष्मी योजना जो आज मेरी दिल्ली की बहनों के लिए आप सभी के द्वार पहुंच पाई है, इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, उस मां को और आप सभी को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए शुभकामनाएं देती हूं। 2,500 रुपए की इस दिल्ली लक्ष्मी योजना में पहली 2,500 बहनों को हमने वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, अप्रूवल सर्टिफिकेट सौंपा है, क्योंकि ये पहली 2,500 बहनें हैं जिन्हें इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है। दिल्ली लक्ष्मी योजना का वादा भाजपा ने 2025 के विधानसभा चुनाव के दौरान किया था और अब रक्षाबंधन से ठीक पहले ये योजना शुरू हो गई है। दिल्ली सरकार की तरफ से लक्ष्मी योजना की शुरुआत के बाद महिलाएं बेहद खुश नजर आई। महिलाओं में आर्थिक आत्मनिर्भरता को लेकर उत्साह नजर आया है। दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत 2500 महिलाओं को स्वीकृति पत्र मिला है। बात करते हैं मैडम। बहुत अच्छा लग रहा है। खुशी है, बस काफी इंतजार था पर मिल गया हमें। जो रेखा मैम ने कहा वो करके दिखाया। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, उनके लिए धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ और ये अच्छी पहल है औरतों के लिए। अब जो घरेलू औरतें हैं वो सेल्फ डिपेंडेंट महसूस करेंगे अपने आप को। मैं भी बहुत खुश हूँ। मैं सर जी को बहुत सारा धन्यवाद देना चाहूँगी। मैं भी बहुत खुश हूँ। पहले बोला था लेकिन कर दिखाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। रेखा मैम का भी धन्यवाद और ये 2500 रुपए के लिए भी धन्यवाद। बहुत ज़्यादा शुक्रिया करती हूँ मैं नरेंद्र मोदी सर का भी और रेखा मैम का भी कि उन्होंने एक पेंशन हमें दे दी। हर महीने जो आएगा हमें बेनिफिट देगा। जो महिलाएं हैं वो काफी उत्साहित हैं। उत्साहित इसलिए हैं क्योंकि अब हर महीने उनके खाते के अंदर पैसा आएगा जो कहीं ना कहीं वो अपनी मर्जी से खर्च भी कर सकती हैं। कैमरामैन मोंटी सिंह के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। दिल्ली की 9,13,000 महिलाओं ने इस योजना के लिए पंजीकरण कराया, जबकि 6,52,000 आवेदन पूरे किए जा चुके हैं। योजना के लिए दिल्ली सरकार ने 5,100 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है। रक्षाबंधन से पहले तीनों राज्यों की इन घोषणाओं ने महिलाओं को राहत प्रदान की है, साथ ही साथ उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए और सशक्त बनाया है। साथ ही महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में सरकारों ने बड़े कदम उठाए हैं। जहां एक और एनडीए सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के जरिए मातृशक्ति का सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध है, तो वहीं दूसरी ओर आपत्तिजनक टिप्पणी और विवादित बयानों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी सवालों के घेरे में है। भाजपा ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रवैये पर सवाल खड़े करते हुए कहा और उनसे सीधे महिला सशक्तिकरण, महिला सम्मान के दावों पर सीधे सवाल पूछे। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने राहुल गांधी के बयानों और कांग्रेस की राजनीति को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस महिला सशक्तिकरण की पक्षधर है तो उसकी अपनी सरकारों में महिलाओं की भागीदारी इतनी कम क्यों है। बांसुरी स्वराज ने राहुल गांधी के पुणे में दिए हुए बयान का जिक्र करते हुए कहा कि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और बीजेपी सांसद कंगना रनौत को लेकर कांग्रेस नेताओं की कथित टिप्पणियां भी देखने लायक है कि क्या टिप्पणियां की गई हैं। इसके अलावा भाजपा सांसद ने कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश का हवाला देते हुए पूछा कि महिला भागीदारी की पुरजोर वकालत करने वाली कांग्रेस शासित राज्यों की इन कैबिनेट में महिलाओं की वास्तविक भागीदारी क्या है।
22 अगस्त को उन्होंने पुणे के मंच पर यह बयान दिया और 10 दिन पहले खुद राहुल गांधी जी संदीप दीक्षित के साथ एक बहुत ही ओछे मजाक में शिरकत करते हैं एक महिला प्रधानमंत्री के खिलाफ, और वो भी हमारे एक मित्र देश इटली की जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है मेलोनी जी। देश के नेता प्रतिपक्ष को ये शोभा नहीं देता। ऐसा लगता है कि अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी केवल और केवल मीम्स और रील वैल्यू के लिए ही बयान देते हैं। जब हमारी मंडी की सांसद कंगना रनौत जी को टिकट मिली थी तो कांग्रेस पार्टी की ही एक महिला नेता सुप्रिया श्रीनेत जी के सोशल मीडिया अकाउंट से इतनी अभद्र टिप्पणी उन पर करी गई। आप सबको याद होगा, रेट पूछा गया था। कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में तो कांग्रेस पार्टी की सरकार है। मैं पूछना चाहती हूं आज आपके माध्यम से, राहुल गांधी जी, if you want to smash the patriarchy, why is there not a single woman minister in the cabinet of Karnataka or in Himachal Pradesh? कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकारों में एक भी महिला मंत्री आपने नहीं बनाई है। क्यों? क्योंकि महिला सशक्तिकरण कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी के लिए केवल और केवल एक चुनावी जुमला बनकर रह गया है। भारत और चीन के बीच सीमा मुद्दे पर बातचीत हुई है और दोनों देशों ने 8 अहम बिंदुओं पर सहमति जताई है। 25 अगस्त को बीजिंग में भारत के विशेष प्रतिनिधि और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विशेष प्रतिनिधि वांग यी के बीच 25वें दौर की वार्ता हुई। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक दोनों पक्षों ने सीमा मुद्दे पर खुलकर गहन चर्चा की। दोनों देशों ने सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने और द्विपक्षीय संबंधों सहित स्वस्थ और स्थिर विकास के लिए अनुकूल माहौल बनाने की प्रतिबद्धता जताई। साथ ही 2005 में तय राजनीतिक मानकों और मार्गदर्शक सिद्धांतों के आधार पर सीमा विवाद के निष्पक्ष, उचित और दोनों पक्षों को स्वीकार्य समाधान की दिशा में बातचीत आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। सीमा निर्धारण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए WMCC के तहत बॉर्डर डिलिमिटेशन की एक्सपर्ट ग्रुप और बॉर्डर मैनेजमेंट की वर्किंग ग्रुप बातचीत आगे बढ़ाएंगे। दोनों समूहों का अपने अपने टर्म ऑफ रेफरेंस तय करने होंगे। LAC पर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए दोनों पक्षों ने मौजूदा कूटनीतिक और सैन्य संवाद तंत्र के जरिए तुरंत समाधान निकालने पर सहमति जताई। इनमें WMCC, स्थानीय कमांडर स्तर की बैठक और दूसरे सहमत तंत्र शामिल हैं। मकसद साफ है, सीमा पर गलतफहमी और गलत आकलन की स्थिति में बचना और बॉर्डर मैनेजमेंट को बेहतर बनाना। सीमा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए 2 अतिरिक्त बैठक बिंदुओं और पूर्वी तथा मध्य सेक्टर में 2 अतिरिक्त बॉर्डर मिलिट्री हॉटलाइन चैनल बनाने पर भी सहमति बनी है। घुसपैठ को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की एक बयान पर सियासी बहस तेज हो गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतिक सम्मेलन के समापन सत्र में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने साफ कहा कि देश कोई धर्मशाला नहीं है। देश में रहने का अधिकार सिर्फ देश के नागरिकों को है। गृह मंत्री ने घुसपैठ को सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और जनसांख्यिकी तीनों के लिए खतरा बताया। बीजेपी ने जहां गृह मंत्री के बयान का समर्थन किया है तो वहीं विपक्ष ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। ये देश धर्मशाला नहीं है, यहाँ देश के नागरिकों को ही रहने का अधिकार है। घुसपैठिए देश की सुरक्षा, अर्थतंत्र और जनसांख्यिकी परिवर्तन तीनों के लिए खतरा है। पहले की सरकारों ने नारकोटिक्स, नक्सलवाद और नॉर्थ ईस्ट की समस्याओं को विकराल होने से पहले ही संभाल लिया होता तो देश को दशकों तक इनका दंश न झेलना पड़ता। मौजूदा सरकार ने आंतरिक सुरक्षा के इन तीनों हॉटस्पॉट में खड़ी चुनौती को समाप्त किया है। इसका संपूर्ण यश हर राज्य की पुलिस फोर्स, केंद्रीय एजेंसियों और CAPF को जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 में विकसित भारत का लक्ष्य रखा है। विकसित भारत की पहली शर्त है मजबूत आंतरिक सुरक्षा। हर क्षेत्र में सर्वप्रथम बनना है तो आंतरिक सुरक्षा और सुदृढ़ करनी ही पड़ेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने ये बातें मंगलवार को नई दिल्ली में सूचना ब्यूरो के राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में कही।
गृह मंत्री के बयान के बाद बीजेपी नेताओं ने भी घुसपैठ के मुद्दे पर सरकार के रुख का समर्थन किया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने घुसपैठ को देश की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय बताया। वहीं केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह और बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने भी घुसपैठ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया। जो अवैध तरीके से हमारे देश में रहकर ना सिर्फ देश के रिसोर्सेज का दुरुपयोग कर रहे हैं, ना सिर्फ यहाँ के मूल नागरिकों के हक अधिकारों को मारने का काम कर रहे हैं, बल्कि कई बार इनके द्वारा समाज में एक असंतोष भी पैदा किया जाता है। एकदम सही कहा है कि ये देश घुसपैठियों के लिए कोई धर्मशाला नहीं है। हमें अपनी सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत करनी है और अर्थव्यवस्था भी मजबूत करनी है, और जो घुसपैठिए आते हैं वो इन दोनों व्यवस्था को कमजोर करने में लगे हैं। धर्मशाला थी जब तक थी, बंगाल एक ऐसा था जिस स्पेस के कारण वो लोग घुसते थे। अब कोई भी रोहिंग्या या कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान के अंदर आकर जबरदस्ती बसने का काम नहीं करेगा। सरकार जहां घुसपैठ को देश के लिए खतरा बता रही है, वहीं विपक्ष इस मुद्दे पर लीपापोती में जुटा है। राष्ट्रीय जनता दल ने जहां घुसपैठ को देश की विरासत से जोड़ दिया, तो वहीं कांग्रेस ने सरकार पर ही घुसपैठ का ठीकरा फोड़ दिया है। भारतवर्ष की एक विरासत रही है, इस तरह की शब्दावली का जब प्रयोग करते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता है। जहाँ तक घुसपैठिए की बात है, तो ये केवल मीडिया में बात करने से तो काम चलेगा नहीं। कांग्रेस पार्टी ने रोका है, किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने रोका है घुसपैठियों को बाहर करने से। विपक्ष भले ही घुसपैठ के मुद्दे पर सरकार की नीति और कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है, लेकिन सरकार का जोर राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अहम मुद्दे पर सियासत से ऊपर उठकर ठोस और निर्णायक कदम बढ़ाने पर है। यानी विकसित भारत के संकल्प के साथ सुरक्षित भारत का संकल्प भी उतना ही मजबूत है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्याज की कीमतों में त्योहारी सीजन के दौरान संभावित बढ़ोतरी को देखते हुए केंद्र सरकार ने बफर स्टॉक से प्याज की लक्षित और चरणबद्ध तरीके से सप्लाई शुरू कर दी है। सरकार का कहना है कि देश में प्याज की उपलब्धता पर्याप्त है और आने वाले महीनों में मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के मुताबिक 2025-2026 में प्याज का अनुमानित उत्पादन 307.37 लाख मीट्रिक टन है, जो पिछले साल के 307.67 लाख मीट्रिक टन उत्पादन के लगभग बराबर है। वहीं 2026-27 के लिए प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के तहत 2 लाख टन रबी प्याज की खरीद का लक्ष्य रखा गया, जिसमें से करीब 1.21 लाख टन प्याज खरीदा जा चुका है। अब बफर स्टॉक के प्याज को प्रमुख खपत वाले शहरों तक पहुंचाने के लिए रेल और सड़क परिवहन के मॉडल का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी कड़ी में नासिक से नई दिल्ली के लिए पहली कांदा एक्सप्रेस रवाना हो चुकी है। इसके साथ ही चेन्नई, कोलकाता, एर्नाकुलम, गुवाहाटी, वाराणसी, लखनऊ, पटना, चंडीगढ़, जम्मू और अमृतसर जैसे प्रमुख बाजारों में सड़क मार्ग से भी प्याज भेजा जा रहा है। उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए प्याज 35 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा जाएगा। एनसीसीएफ और नेफेड रिटेल आउटलेट और मोबाइल वैन के जरिए सफल और केंद्रीय भंडार के जरिए प्याज की बिक्री की जाएगी। एनसीसीएफ ने 9 आउटलेट और 40 मोबाइल वैन और नेफेड ने 13 आउटलेट और 50 मोबाइल वैन और केंद्रीय भंडारण ने लगभग 100 आउटलेट में इसकी बिक्री शुरू कर दी है। कांदा एक्सप्रेस के जरिए प्याज की ढुलाई में पिछले वर्षों में भी तेजी आई थी। 2024-2025 में 14 रेल रेक से लगभग 12,000 टन प्याज 5 शहरों तक पहुंचाया गया था, जबकि 2025-26 में यह बढ़कर 86 रेल रेक और करीब 88,000 टन प्याज 16 शहरों तक पहुंचाए गए। सरकार प्याज के दाम और उपलब्धता पर लगातार नजर बनाए हुए है। उपभोक्ता मामलों का विभाग देश भर के 579 केंद्रों पर 41 जरूरी वस्तुओं की दैनिक कीमतों का निगरानी करता है। इन्हीं बाजार रुझानों और आवक और मांग को देखते हुए बफर स्टॉक से प्याज की सप्लाई का दायरा और मात्रा तय की जाती है। सरकार के मुताबिक प्याज के साथ साथ टमाटर, आलू, चना की दाल और की कीमतें भी पिछले साल की तुलना में कम है, जबकि तुअर, चना, मसूर, उड़द और मूंग जैसी प्रमुख दालों की कीमतें लगभग स्थिर है। 26 अगस्त के अखिल भारतीय औसत खुदरा भाव में प्याज 37 रुपये
अखिल भारतीय खुदरा भाव में प्याज 37 रुपये 87 पैसे प्रति किलो, टमाटर 38 रुपये 33 पैसे, आलू 22 रुपये 63 पैसे और चना दाल 86 रुपये 71 पैसे प्रति किलो रही। यानी सरकार की कोशिश है कि त्योहारी सीजन में मांग बढ़ने के बावजूद प्याज की उपलब्धता बनी रहे, कीमतों में अनावश्यक उछाल न आए और उपभोक्ताओं को राहत मिलती रहे। इसके लिए बफर स्टॉक, लक्षित सप्लाई और रेल और सड़क परिवहन के जरिए बाजार पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि न्यूयॉर्क में आयोजित होने वाला यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन एक अंतर धार्मिक आयोजन है जिसमें आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत विविध सांस्कृतिक और धार्मिक पृष्ठभूमि वाले लोगों से संवाद करेंगे। उन्होंने कहा कि खुले संवाद और आपसी सम्मान की भावना से आयोजित ये कार्यक्रम भारतीय संस्कृति की समावेशी और सभी को साथ लेकर चलने वाली परंपरा को दर्शाता है। ये पहल भारत और दुनिया भर के विभिन्न समुदायों के साथ आरएसएस के लंबे समय से चले आ रहे संवाद और संपर्क अभियान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य आपसी समझ और साझा उद्देश्य को बढ़ावा देना है। भारतीय रेलवे अपने सबसे व्यस्त रेल मार्गों की क्षमता बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश के हाई डेंसिटी रेलवे नेटवर्क को 4 लेन करने की योजना की जानकारी दी है। रेल मंत्री के मुताबिक देश के 7 प्रमुख हाई डेंसिटी रेल रूट करीब 11,000 किलोमीटर लंबे हैं, जो कुल रेल ट्रैफिक का लगभग 41% हिस्सा संभालते हैं। खास बात यह है कि ये रूट पूरे रेलवे नेटवर्क का सिर्फ 16% हिस्सा है। इन व्यस्त रेल कॉरिडोर में दिल्ली हावड़ा, हावड़ा चेन्नई, चेन्नई मुंबई, मुंबई दिल्ली, दिल्ली चेन्नई, मुंबई हावड़ा और दिल्ली गुवाहाटी रूट शामिल है। भारतीय रेलवे इन 4 मार्गों को 4 लाइनों में विकसित कर यात्री और माल परिवहन की बढ़ती मांग को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। रेलवे के इस विस्तार से क्षमता बढ़ने के साथ साथ परिवहन लागत कम होगी और पर्यावरण के अनुकूल रेल व्यवस्था को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। 7 हाई डेंसिटी रूट्स हैं। ये 7 हाई डेंसिटी रूट्स करीब 11,000 किलोमीटर्स हैं, लेकिन ये प्रोपोर्शनेटली अगर लें तो 41% ऑफ द टोटल रेल ट्रैफिक इन 16% नेटवर्क पे जाता है। ये रूट्स हैं दिल्ली से हावड़ा, हावड़ा से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई, मुंबई से दिल्ली और दिल्ली से चेन्नई और मुंबई से हावड़ा और दिल्ली से गुवाहाटी। दैट्स व्हाई ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी 4 लाइनिंग कर रहे हैं पूरे नेटवर्क का। इस कलर कोड में जो ब्लू कलर दिखा रहा है उसमें या तो एग्जिस्टिंग 4 लाइन है या फिर काम कंप्लीट हो चुका है। जो रेड कलर है वो है सैंक्शन हो गया है, अप्रूव हो गया है और वहाँ पे काम अभी चल रहा है। और जो येलो कलर है ये है जहाँ पे अभी डीपीआर बन रही है, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन रही है और आगे कैबिनेट में ये अप्रूव होगा। रोड और रेल इन दोनों मोड्स को कंपेयर करें तो रोड के कंपैरिजन में रेलवे इज 90% क्लीनर एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकेंड, रेल की कॉस्ट बहुत कम होती है कंपेयर टू रोड ट्रांसपोर्टेशन। रेल की अगर एवरेज कॉस्ट 1.6 रुपीज़ पर टन पर किलोमीटर आती है, देन रोड की एवरेज कॉस्ट अबाउट 3.6 रुपीज़ पर टन पर किलोमीटर आती है। सो इफ यू हैव टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स इन आवर कंट्री एंड ऑल्सो वी नीड टू मेक आवर ट्रांसपोर्टेशन ग्रीन एज वी ग्रो इन आवर इकोनॉमी, देन वी must make sure that all these important corridors are quadrupled so that the capacity increases. केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जापान यात्रा के तीसरे दिन कहा कि बिजनेस टू बिजनेस कनेक्शन मजबूत हुए हैं। जापानी कंपनियों का भारत के प्रति नजरिया बदला है। उन्होंने विश्वास जताया कि ये यात्रा भारत में निवेश बढ़ाने और निर्यात को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल 24 से 27 अगस्त तक जापान के दौरे पर हैं। जो रिस्पांस मिला है, जो उत्साह जापान में देखने को मिला है, जिस प्रकार से बिजनेस टू बिजनेस कनेक्शंस बढ़े हैं, जो जापानीज कंपनीज में आज भारत के प्रति देखने का नजरिया बदला है, जिस प्रकार से वो भारत की उभरती हुई ताकत को पहचान रहे हैं, विश्व का सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था, युवा देश, हमारा हुनर, हमारा टैलेंट और बड़ी मार्केट और भारत के में बनाए हुए वस्तुओं का अंतर्राष्ट्रीय डिमांड,
तो मुझे लगता है कि बहुत ही सफल ये विजिट रहा है। इससे भारत में निवेश को भी बल मिलेगा, भारत के निर्यात को भी बल मिलेगा। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जापान से आने वाले विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए किए गए सुधारों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 10-12 वर्षों में भारत ने कारोबार आसान करने के लिए कई सुधार किए हैं। उन्होंने कहा कि विदेशी निवेश नियमों को उदार बनाया जा रहा है और भारत जापानी कंपनियों का स्वागत करता है। Earlier there were a lot of restrictions on foreign direct investment from Japan. There were also quite a lot of complicated, in the last decade, 10-12 years, we have focused very strongly on reform. We have removed a lot of difficulties in doing business. We have started permitting foreign investment very liberally in all sectors, and today the country heartily welcomes Japanese companies. भारत और जापान के बीच स्टील सेक्टर में सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में अहम पहल हुई है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आईची स्टील कॉरपोरेशन के अध्यक्ष नाओहिदो गोटो से मुलाकात की। बैठक में दोनों के बीच स्टील मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा हुई। पीयूष गोयल ने कहा कि भारत का मजबूत मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम दोनों देशों के बीच आगे भी सहयोग के लिए बड़ी संभावनाएं पेश करता है। यानी भारत जापान साझेदारी में स्टील उत्पादन, तकनीकी और मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को नई गति देने की दिशा में बातचीत आगे बढ़ी है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नागोया में सेंट्रल जापान इकोनॉमिक फेडरेशन के चेयरमैन सटोरू कत्सुनो से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान पीयूष गोयल ने चुकैरन के सदस्यों को भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। इसका उद्देश्य विनिर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रिसिजन इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि भारत और जापान के बीच कारोबारी संबंधों को बढ़ावा देने और वैश्विक निर्यात के लिए मजबूत करने के लिए ये यात्रा बेहद अहम है। इंडिया हैबिटेट सेंटर में कौटिल्य ग्लोबल सेंटर फॉर स्टेट कैपेसिटी की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति सचिन चतुर्वेदी के साथ बिल गेट्स फाउंडेशन के सीईओ मार्क सुजमैन के साथ ग्लोबल साउथ देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। मौके पर नालंदा विश्वविद्यालय और बिल गेट्स फाउंडेशन के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने भारत के बढ़ते क्षमता निर्माण इकोसिस्टम के बारे में बताया और जिसमें मिशन कर्मयोगी, क्षमता निर्माण आयोग, आई गॉट, कर्मयोगी प्लेटफॉर्म, नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जिक्र किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि कौटिल्य ग्लोबल सेंटर इस आधुनिक संस्थागत इकोसिस्टम को भारत की ऐतिहासिक शासन परंपराओं से जोड़ सकता है। The Capacity Building Commission also helped us create a platform, the IGOT, which has now more than 40 lakh individuals registered on that. It's a continuous learning platform for whatever role that you prepare yourself. Then this government also set up the National Center for Good Governance, which is an autonomous body. And of course, under the same ministry, we already had the Labasana, Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration in Mussoorie. Kautilya Center could help us connect this ecosystem, which we have created over the 10 years, with the legacy of governance that they have inherited, and with the legacy of the experience that you have learned from down from 6th century AD. नालंदा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने इस सेंटर को बनाने के पीछे की सोच को सबके सामने रखा। उन्होंने इस पहल को नालंदा की अंतर्राष्ट्रीय विद्वता, बौद्धिक आदान प्रदान और जनसेवा की ऐतिहासिक परंपरा से जोड़ा।
उन्होंने कहा कि संस्थान भारत और एशिया की शासन व्यवस्था की परंपराओं को आज के दौर में संस्थागत सुधार और विकास के तौर तरीकों से जोड़ने का काम करेगा। कई ऐसे विषय हैं जो स्टेट कैपेसिटी बिल्डिंग में हमारे उन किंगडम से लिए जा सकते हैं जिन्होंने पीछे एक गुड गवर्नेंस के नए मॉडल खड़े करे हैं। हमने 5 देशों की एक टीम नालंदा विश्वविद्यालय में बनाई है जिसने इन तमाम जो हमारे प्राचीन काल के प्रशासक रहे हैं उन लोगों के जीवन मूल्यों से और उनकी प्रशासनिक क्षमता और उसके निर्माण के लिए किए गए प्रयासों से क्या हम सीख सकते हैं, इसका हम लोगों ने इस कौटिल्या सेंटर फॉर स्टेट कैपेसिटी बिल्डिंग में प्रयास किया है। कश्मीर के गांदरबल में करीब 3 दशक पुराने वंधामा नरसंहार की जांच दोबारा शुरू होने से कश्मीरी पंडितों में इंसाफ की उम्मीद जगी है। 25 जनवरी 1998 की उस रात आतंकवादियों ने 23 कश्मीरी पंडितों की हत्या कर दी थी, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। अब एसआईए पुराने रिकॉर्ड, सबूतों और गवाहों के बयानों की फिर से जांच करेगी। जांच का दायरा सिर्फ हमलावरों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कथित मददगारों की भूमिका भी खंगाली जाएगी। कश्मीरी पंडितों का कहना है कि इंसाफ सिर्फ दोषियों को सजा दिलाना नहीं, बल्कि उस भरोसे को वापस लाना है जो आतंकवाद ने उससे छीन लिया है। डीडी न्यूज से बातचीत में कश्मीरी पंडितों ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि पुराने मामलों में कार्रवाई आगे बढ़ेगी और कश्मीर में सम्मान के साथ उनकी वापसी का रास्ता प्रशस्त होगा। एसआई ने जो केसेस रिओपन किए, जो हमारी 99 में जो माइग्रेशन हमारी हुई वहाँ से, उस टाइम पे जो हमारे लोग मारे गए, चाहे वो वंदहामा हो चाहे वो नाड़ी मर्ग हो, तो ये बहुत अच्छा कदम है क्योंकि ये बहुत एक पीड़ादायक था उस टाइम का समय। हम तो छोटे थे उस टाइम। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार। भारत की सेना ने स्ट्राइक की है।